प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि बिना इलिमिनेशन टेक्निक के पीएससी के प्रीलिम्स को पास करना लगभग असंभव है। मेरा चूंकि बार बार का प्रीलिम्स पास करने का अनुभव है और मैं जानता हूं कि बिना इलिमिनेशन के पास करना मुश्किल है और ऑप्शंस को कैसे इलिमिनेट किया जाता है। तो इस सीरीज में हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ इलिमिनेशन टेक्निक भी बताया जाए। ठीक है, अगर आप हमारे इस शो के लगातार दर्शक रहे हैं तो आपको पता है अभी कुछ पिछले समय में ही इसी सीरीज में एमसीक्यू सीरीज में हमने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी समाप्त की है। तो आप लगातार इसके पीछे के जो वीडियोज रहे हैं उसको देख करके अपनी तैयारी को परिपक्व कीजिए। तो आइए एमसीक्यू सीरीज में आगे बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। अब यहां पर प्रश्न यह है कि यह प्रश्न क्यों पूछा जाएगा। देखिए, वर्तमान में सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि सरकार या फिर समाज में बहुत सारे लोगों के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की भी कटु आलोचना हुई है, जबकि उस आलोचना के पीछे का सिर पैर नहीं होता है। मतलब जिसके मन में जो आया उसने उसी तरीके से। इससे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बहुत सारे व्यक्तियों के निजता का भी हनन हुआ है। तो ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो टेलीविजन मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, इनका रेगुलेशन होना चाहिए। इसी संदर्भ में समाचार में यह प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन इसकी कुछ चर्चाएं आई है। अब क्या है इसको आगे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, यह समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के नियमन के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो पहले स्टेटमेंट में मुझे एक ऐसा फैक्ट मिला जो कि निश्चित फैक्ट है, सांविधिक निकाय। बाकी पूरे स्टेटमेंट में मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या है। जैसे ही सांविधिक शब्द मेरे सामने आया, मुझे तुरंत दिमाग में रिकॉल किया कि सांविधिक ही क्यों, संवैधानिक हो सकता है या फिर प्रशासकीय निकाय हो सकता है या फिर स्वतः सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सांविधिक ही निकाय क्यों, कोई दूसरा निकाय हो सकता है। तो ऐसे में यह एक निश्चित फैक्ट जैसे ही मुझे मिला, मेरी पेन यहां पर आकर के रुक गई। ठीक है, आपकी भी यही हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट पढ़े तो पढ़ते समय जो जो निश्चित फैक्ट दिखे आपको, उसके सामने आपकी पेन लाइनिंग करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, संगठन डिजिटल मीडिया समाचार सामग्री से संबंधित शिकायतों को देखेगा। संगठन किससे संबंधित शिकायत देखेगा? डिजिटल मीडिया से। थर्ड स्टेटमेंट, यह निकाय प्रकाशक द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करे। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करे। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। जैसे इस सही को मैंने देखा, घेर दिया। यह हैबिट आपको डेवलप करना ही है हर हाल में। अब कह रहे हैं कौन सा सही है। तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा तो संगठन डिजिटल मीडिया समाचार सामग्री से संबंधित शिकायतों को देखेगा और इसमें नाम क्या है? प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। तो जब नाम में ही डिजिटल मीडिया है तो इससे पता चलता है कि यह डिजिटल मीडिया से संबंधित शिकायतों को जरूर देखेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं दिखा। फिर थर्ड स्टेटमेंट कि निकाय प्रकाशक द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करे। ये क्या है? प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है, ग्रुप है जो कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया के संदर्भ में रेगुलेटिंग का काम करेगा।
तो ये आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि जो संगठन के लिए नियम बने, जो नैतिक नियम है कि यह पालन होना चाहिए। तो यह तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से संस्था बनेगी वह जरूर उसके बारे में देखेगी। तो अब यहां पर देखिए, इसमें भी मुझे कोई हार्डकोर फैक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये दोनों सही होने के लिए अधिक संभावित है, जबकि पहले स्टेटमेंट में मुझे एक हार्ड फैक्ट मिला है, यह सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब क्या है कि अगर सरकार ने किसी भी एक्ट के माध्यम से, किसी विधेयक के माध्यम से किसी संस्था की स्थापना की है तो उसे कहते हैं सांविधिक निकाय। तो यह जो एक हार्डकोर फैक्ट मिला, अगर मैं इसको गलत मानता हूं तो जैसे ही पहला को मैंने गलत माना, दो ऑप्शन गायब हो गए। अब इससे पता चलता है कि सेकंड ऑप्शन तो दोनों में दो है, तो सेकंड ऑप्शन तो निश्चित रूप से सही। अब थर्ड ऑप्शन भी एक बेसिक ऑप्शन है। कोई भी किसी भी संगठन के संदर्भ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो वह आचार संहिता के पालन के लिए जरूर प्रयास। आचार संहिता बेसिक नियमों का एक समूह, तो बेसिक नियमों के समूह को पालन करवाने के लिए कोई भी रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो काम तो करेगी ही। तो थर्ड स्टेटमेंट में भी मुझे कुछ वैसा दिखा नहीं, तो इसका मतलब कि 2 और 3 सही है। तो जहां पर आपको हार्डकोर फैक्ट मिलते हैं, उस हार्डकोर फैक्ट को गलत सोचा जा सकता है कि हार्डकोर फैक्ट गलत हो सकता है। जैसे ही आपको ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपको ये आदत पड़ जाएगी उन हार्डकोर फैक्टों को पहचानने की, वैसे ही आप आसानी से आंसर निकालना सीख जाए। देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट में मुझे पढ़ते समय कोई हार्डकोर फैक्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे इसकी हैबिट हो गई है कि मैं हार्डकोर फैक्ट ढूंढता हूं। लेकिन अगर आप हार्डकोर फैक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आप एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आप इस लाइन पर भी थोड़ा सोचते कि क्या ये सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है, और ऐसे में आपका टाइम भी किल होता और फिर पता चलता कि आंसर भी। तो इसीलिए हार्डकोर फैक्ट की पहचान कीजिए। जो हार्डकोर फैक्ट होते हैं वहीं पर गलत होने की संभावना होती है। जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं वह मैक्सिमम सही हो जाते, ठीक है। बेसिकली प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ये देश भर में जो बहुत अधिक शिकायत आती थी कि डिजिटल मीडिया जो समाचार होता है वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि मानव की निजता, व्यक्ति की निजता या फिर संवैधानिक संकट उत्पन्न कर देती, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। तो इसीलिए सरकार ने एक काम किया है कि एक स्वनियामक निकाय का मतलब कि यह कोई संवैधानिक, वैधानिक या कोई भी विधिक निकाय नहीं है, बल्कि उस ग्रुप में जो रेगुलेटिंग एजेंसी पहले से है उसी में से कुछ लोगों को कहा गया कि भाई आप ही खुद से अपने आप को रेगुलेट करिए, आप ही स्वयं का नियामक बनिए, हम आपको रेगुलेट करने के लिए कोई अलग से संस्था नहीं बना रहे। तो सरकार ने कहा है कि स्वर अपने आप को खुद से रेगुलेट करिए। इसका मतलब है यह वैधानिक संस्था, संविधिक संस्था नहीं है, बल्कि स्वनियामक संस्था है। स्वनियामक संस्था है, खुद से रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसमें प्रोविजन क्या किया गया है कि अगर कोई भी टेलीविजन चैनल जिसने की या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने की आपके निजता या आपके अधिकारों का हनन किया, तो आप उसके पास शिकायत करेंगे, लिखित या जो भी शिकायत भेजेंगे। अगर 15 दिन के अंदर वह संस्थान उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है तो 15 दिन के बाद आप उस शिकायत को ला करके कहां कर देंगे, प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के पास शिकायत कर सकते हैं 15 दिन के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इसे पंजीकृत कर दिया गया है सरकार के पास, और इसमें जो हेड होंगे, इस नियामक एसोसिएशन में जो हेड होंगे वो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में इसको बनाया गया। तो अब इसको ध्यान रखिएगा कि यह टॉपिक प्रश्न पूछे जाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग निजता के अधिकार के बारे में प्रभावित रहते हैं। सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना बढ़ गया है, इसकी भूमिका व्यक्ति के जीवन में इतनी बढ़ गई है कि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं, पीछे पूछे भी जा रहे हैं। तो इसीलिए इससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर कोई नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं तो उनपे आप अपनी तीखी निगाह बनाए रखें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए,
हाल ही में समाचारों में देखी गई सिंधुजा है, सिंधुजा 1। अब देखिए मेरी एक सलाह है, चूंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है 8 से 10 क्वेश्चन वन लाइनर पूछे, ठीक है, और उन 10 क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे तो भी आपके पास 90 क्वेश्चन बचे, और 90 क्वेश्चन में से आपको कितने सही करने हैं, 42 या 43 सही करने, तो मतलब सफिशियंट क्वेश्चन आपके पास है सही करने के। तो इसीलिए और वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके गलत होने की संभावना बहुत अधिक। अगर आपको निश्चित रूप से आंसर नहीं आते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम संभावना होती है कि आप गलत ही हो, ठीक है। तो इसीलिए सिंधुजा 1 अगर ऐसे में आपको निश्चित रूप से आंसर आता है तो करिए, वरना आगे बढ़िए, ठीक है। तो सिंधुजा 1 क्या है भाई, तो पहला ऑप्शन है महासागरीय तरंग ऊर्जा परिवर्तन है, भारतीय नौसेना का एक अस्टिल्थ फ्रिगेट है। तो अब जैसे ही अस्टिल्थ फ्रिगेट आया तो आपको जान लेना है कि भारतीय सेना का अस्टिल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारतीय नौसेना का जो अस्टिल्थ फ्रिगेट है का नाम क्या है। तीसरा है विद्युत अनुसंधान पोस्ट, और चौथा है भारतीय वायुसेना की क्रूज मिसाइल। अब सिंधुजा है तो कम से कम भारतीय वायुसेना से तो इसका जुड़ाव नहीं होगा, क्योंकि सिंधु समुद्र से जुड़ा हुआ है। एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बाकी लेकिन तीनों जो है वह समुद्र से जुड़ी हुई है, तीनों ऑप्शन समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों में कोई भी हो सकता है और गलत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन को मैक्सिमम में अगर आपको बढ़िया से नहीं आता है तो स्किप करके आगे आ जाए। जान लेते हैं सिंधुजा 1 क्या है। बेसिकली आईआईटी जो मद्रास है इसने एक मशीन डेवलप किया है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। इसका काम है कि समुद्री जो वेव आती है, समुद्री जो वेव चलती है उनमें उनको एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो समुद्र से ऊर्जा बनाने के लिए, समुद्र से एनर्जी बनाने के लिए यह एक मशीन बनाई गई है। और तो इसका क्या हो गया, विद्युत अनुसंधान पोत हो गया, नहीं हो गया ना, नहीं, महासागरीय तरंग ऊर्जा परिवर्तन, महासागरीय तरंग को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए ये ए ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शंस के लिए आपको लगातार ध्यान रखने हैं कि जो वन लाइनर है उसको अवॉइड करना है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं आप लोगों से कि ये गलती नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्मार्ट सोल्यूशन चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई स्मार्ट सोल्यूशन चैलेंज क्या है। पहला, यह भारत में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान और यूरोपीय संघ की एक पहल है। देखिए यहां पर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है कि इन दो ऑर्गेनाइजेशंस की संयुक्त पहल है। जहां भी, आगे से आप लोग नोटिस करिएगा, जहां भी दो ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त पहल की बात आ जाए या किसी भी 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा एक स्टेटमेंट में हो तो उसमें से कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन गलत होने के लिए संभावित है, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो आपको देखना है। बार बार आप यूपीएससी के, और मैं जो भी बताता हूं उसको आप लोग एक तरीके से जज कर सकते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके। ये करने की कोशिश करिए, इससे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान और यूरोपीय संघ, इन दोनों की क्या है, ज्वाइंट पहल है, संयुक्त पहल। तो मैंने कहा कि जैसे ही दो संस्थानों की बात की गई है स्टेटमेंट, एक के गलत होने की संभावना या दोनों के गलत होने की संभावना जरूर है। आइए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। यह नवीन विचारों और समाधानों की तलाश कर रहा है तो विकलांग व्यक्तियों, नहीं होना चाहिए था, दिव्यांग होना चाहिए, जो दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं और बुजुर्गों द्वारा सामना की जाने वाली जटिल शहरी स्तर की सुगम्यता चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, इसका उद्देश्य शहर में सभी वित्तीय लेन देन, बाप रे, सभी वित्तीय लेन देन को पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है। देखिए कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा आता है कि पढ़ने के साथ ही फील हो जाता है कि यह तो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो सही और गलत को बहुत ध्यान के साथ घेर जरूर देना है। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है
इसका उद्देश्य संसार में सभी वित्तीय लेनदेन को पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है। यह क्या संभव है कि सभी व्यक्ति डिजिटली लेनदेन करने लगे संसार में? ऐसा संभव है? ऐसा दुनिया में कहीं भी संभव नहीं हुआ है। सिंगापुर जैसे छोटे छोटे शहरों में भी पूर्ण रूप से नहीं, न तो दिल्ली में संभव है, न मुंबई में संभव है। और ये कह रहा है कि सभी वित्तीय लेनदेन, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कैश का सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा। हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से वित्तीय लेनदेन डिजिटली करने लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो हार्डकोर रूप से, जैसे ही सभी शब्द आ गया, जैसे ही कोई बहुत कठोर शब्द आते हैं, यही, पूर्ण रूप से, सभी, ऐसे शब्द जब भी आपको दिखे तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि यहां गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। तो यह तो अपने आप गलत होने की बात करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए, मैंने पढ़ा और सपोज करिए कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन लास्ट में लिखा है सकता है। जैसे ही सकता है, सकती है, मतलब कि संभावना वाला स्टेटमेंट दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि ये सकता शक्ति वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम रूप से सही हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्डकोर स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ये संभावना बताते हैं, यह हो सकता है। ठीक है, तो जो सकने वाले स्टेटमेंट है वो मैक्सिमम सही होते हैं। ये मैं ट्रिक अगर समझता हूं तो मैंने इसको सही माना। तो तीसरा गलत हो गया, और मैंने कहा कि जहां दो ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है उनमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है। तो दोनों में से अगर एक को गलत मारा मैंने, और स्टेटमेंट कह रहा है कि ऊपर देखो तुम्हें से कौन सा गलत है, और गलत ढूंढना है, तो दूसरा हमें सही लगा, तो दूसरा गलत नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 ये हमें गलत निकल गए, 1 और 3 गलत है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये सही और गलत को जरूर घेरना है। नहीं घेरेंगे आप तो एग्जाम हॉल में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और 3 क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार सही सही करने की आदत होती है, तो हम सही और गलत पे कभी कभी गलत वाले ऑप्शन पे बिना ध्यान दिए उसको सही मान करके बना के चले जाते हैं, और जब घर पे आते हैं तब मिलाते हैं तो क्या, अरे ये तो गलत होना था और मैंने इसको सही रंग दिया। तो इन सब चीजों पे जरूर मैन्युटली ध्यान देना है। बेसिकली प्रीलिम्स गेम ही माइंड का गेम है, सिर्फ नॉलेज का गेम वो है ही नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए अपने माइंड को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार रखें, जहां जो निश्चित रूप से करना चाहिए वो जरूर करें। तो यह आपका एक टास्क है जो हमेशा करना ही करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का, समुद्रगुप्त के बारे में प्रश्न है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भीतरी स्तंभ शिलालेख उनके शासन काल का विस्तृत विवरण प्रदान करता, उन्हें भारतीय नेपोलियन के रूप में जाना जाता। उन्होंने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण भारतीयों में 12 शासकों को हराया। पहले अभियान में समुद्रगुप्त ने अच्युत और नागसेन को हराया। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन का सेम पैटर्न कॉपी करके बनाया गया है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि उन्हें लगा कि समुद्रगुप्त के बारे में तो बहुत ही टफ स्टेटमेंट किया गया, मैं तो जानता ही नहीं हूं, कैसे सही करूंगा। अब जैसे ही आपने पढ़ा कि पहले अभियान में समुद्रगुप्त ने अच्युत और नागसेन को हराया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप लोगों में से पढ़ा ही नहीं होगा कि क्या समुद्रगुप्त ने सच में इनको हराया, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, उन्होंने दक्षिणावर्त अभियान के दौरान दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया। अरे ये तो बहुत टफ है, 12 को हराया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह तो आसान स्टेटमेंट है, ये सबको पता है। लेकिन आंसर कहां से आएगा? अगर सेकंड सही है तो इसका मतलब है कि यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, लेकिन अभी 2 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 1 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 के बारे में मुझे नहीं पता, 2 सही है, पहले पे देखते। बेसिकली क्वेश्चन यूपीएससी जो आपको टफ लगता है, अगर आप थोड़ा सा सोच ले, थोड़ी सी सोच ले, तो आप आसानी से उस टफ क्वेश्चन का भी आंसर करने में सफल हो जाते। जैसे देखिए, यहां कह रहा है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण, जबकि मैं एक बात के लिए श्योर हूं
कि आप सभी ने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आप सबने ये पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये लगभग सबने पढ़ा होगा। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें प्रयाग प्रशस्ति ध्यान में नहीं होगा। हम सिर्फ भीतरी स्तंभ शिलालेख के सोच करके और सोचेंगे कि नहीं, इनमें से तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो भाई आपको ऑप्शंस देख करके और जो क्वेश्चन है उसके बारे में सोचना है, थोड़ा सोचना है समुद्रगुप्त के बारे में मैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन जानता हूं। जैसे ही आपने पढ़ा कि समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किस अभिलेख में की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में की गई। तो अब आपको लगा कि नहीं, प्रयाग प्रशस्ति नहीं है, किसी दूसरे स्तंभ के लेख की बात की गई। देखिए यहां पे संभावना है कि भीतरी में भी समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गई, लेकिन आपने तो समुद्रगुप्त के बारे में किस अभिलेख के बारे में पढ़ा है? प्रयाग प्रशस्ति, और इसमें किसी दूसरे अभिलेख की चर्चा की गई है। तो ऐसे में एक रिस्क लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि जो मुझे आता है वो सही है और जो यहां दिया गया है वो गलत है। ठीक है, तो भीतरी स्तंभ शिलालेख को गलत मान करके आप अपने प्रयाग प्रशस्ति वाले नॉलेज पे भरोसा करिए और फिर आपका आंसर हो जाएगा। पहला अगर गलत हो गया तो यह गलत हो गया, आंसर हो गया 2, 3 और 4। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा टास्क है आप लोगों के लिए कि समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को जान लेना है, क्योंकि अभी राष्ट्रवादी शासनकाल में राष्ट्रवादी सरकारें हैं, तो राष्ट्रवादी सरकारें राष्ट्र के जो नायक होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछने के बारे में अधिक संभावित प्रयास करती है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने आर्यावर्त के राजाओं को दक्षिणावर्त के, प्रत्यावर्त के और द्वीपीय राजाओं इनको पराजित किया। तो ये जान लीजिएगा कि आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया, दक्षिणावर्त के, तो कितने कितने राजाओं को पराजित किया, ये थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। साथ ही यह भी ध्यान कर लीजिएगा कि आर्यावर्त के राजाओं के साथ उनकी क्या पॉलिसी रही। जब आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया तो उनके साथ नीति क्या रही? प्रसभ्योद्धरण। प्रसभ्योद्धरण का मतलब होता है समूल नाश की। दक्षिणावर्त के राजाओं के साथ नीति क्या रही? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति। अर्थात आप लोग ग्रहण, पाणी ग्रहण कीजिए, वैवाहिक संबंध हमारे साथ स्थापित कीजिए, और अनुग्रह मतलब कि दोस्त बन के रहिए। दक्षिण भारत के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया तो उन्हें दोस्त बना के रखा। प्रत्यावर्त के राजाओं के साथ भी ऐसी ही नीति रही, और द्वीपीय राजाओं के साथ उनकी जो नीति रही उसे कहते हैं गरुड़ मंतक। गरुड़ मंतक और कन्योपायन। गरुड़ मंतक और कन्योपायन का मतलब है कि जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, का मतलब उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को जीता, तो श्रीलंका और मालदीव के शासकों के साथ उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने अधीन नहीं करता हूं, बल्कि आपके साथ कहता हूं कि आप हमारा जो राजकीय प्रतीक है गरुड़, आप भी उस राजकीय प्रतीक को अपना लीजिए। मतलब मेरा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है गरुड़, आपका भी अब वह आज से राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ हो जाना चाहिए। दूसरा कन्योपायन, आप भी हमारे साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कीजिए। तो ये कुछ जो प्रतीक हैं, जो नीतियां हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां प्रश्न पे तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया, केवल 2, 3 और। ठीक है, और हाँ, ये भी ध्यान रख लेना है आप लोगों को, जो भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख बेसिकली यह समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है। समुद्रगुप्त ने हूणों को कैसे पराजित किया उसके बारे में सबसे विस्तृत जानकारी इसी स्तंभ लेख में हमें देखने को मिलती। अब आपके सामने एक और भी ध्यान रखना है कि एक शासक हुए थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। कुमारगुप्त के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, थोड़ा हिंट कर देता हूं
शिक्षा से जुड़े हुए थे कुमार गुप्त, तो इनसे जुड़े हुए अभिलेख में ही इनके बारे में जानकारी मिलती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2020, इसे हाल ही में जारी किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये आपको आना चाहिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा पिछले, ये चूंकि करंट का नॉलेज न्यूज है, आपको आता है तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं आता है, एग्जाम हॉल में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि करंट के ही होंगे, लेकिन आपने उसके बारे में चर्चा नहीं सुनी होगी, तो भी आप उसको सही कर सकते हैं। मैं ये भरोसा आपको दिला, और वो कैसे, आइए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2020 से 22 के बारे में नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है कि रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएनएसएसडी एसएन, सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा प्रकाशित की गई है। अब ये तो भाई एक निश्चित फैक्ट है कि किसी संस्था का नाम दे दिया गया कि इसी संस्था ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की, तो ये निश्चित फैक्ट हो गया। निश्चित फैक्ट गलत होने के लिए संभावित हो सकता है, कोई दूसरी संस्था भी इसे प्रकाशित कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट, दुनिया की लगभग आधी आबादी के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यहां ध्यान रखना, सेकंड स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यह तो निगेटिव स्टेटमेंट है तो गलत हो सकता है। अरे भाई, ये निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िए कि लगभग आधी आबादी के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जैसे ही लगभग मतलब एक्यूरेट नहीं है, जैसे यह निश्चित फैक्ट है, इसमें कोई निश्चित फैक्ट नहीं, इसमें नहीं लिखा गया है कि 50%, इसमें लगभग शब्द लगा दिया गया। जैसे ही लगभग शब्द दिखे आपको, या ऐसा कोई शब्द दिखे जो कि अंदाज लगा रहा हो, जिसमें एक्यूरेट फैक्ट नहीं हो, वह सही होने के लिए अधिक संभावित है। ठीक है, तो लगभग लगा करके यह स्टेटमेंट को इसने बहुत आसान बना दिया और यह सही होने के लिए अधिक संभावित। थर्ड स्टेटमेंट, यूरोप और मध्य एशिया में सामाजिक सुरक्षा के तहत कवरेज की उच्चतम दर। अब कह रहा है यूरोप और एशिया, यहां पर यूरोप और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, यहां पर लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवरेज बहुत अधिक। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब चलिए, ये थर्ड स्टेटमेंट में भी फैक्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे यह पता है कि सेकंड सही है, तो इसका मतलब है कि केवल 3 तो नहीं हो सकता। मुझे यह लगता है कि तो ऊपर वाले में एक संस्था का नाम दिया गया है और नाम को एक निश्चित फैक्ट है जो कि गलत हो सकता है, तो पहला शायद गलत हो। तो अगर पहला गलत हम मान रहे हैं तो आपका आंसर हो गया 2 और 3, और यही आपका आंसर है। आइए देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 किसने जारी किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसको जारी किया, और वो श्रम संगठन बताता है कि पूरी दुनिया में लगभग 4.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 बिलियन के आसपास, और 4.1 बिलियन लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो इसका मतलब है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी के पास कोई सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा तक भारत कहा रहा है दुनिया के लगभग 53% आबादी, ठीक है। और भारत के बारे में बात करें तो भारत में लगभग 76% आबादी के पास कोई सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य है बीमा जैसी, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ऐसी सुविधाएं उनके पास नहीं। तो ये हमने जाना, और यहां पे ऐसे प्रश्न आपके पास अगर आते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो ही, लेकिन फिर भी आप सही कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। अब यहां पर देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीरीज में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया जाता है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, हमने 2021 और 2022 को डिस्कस कर लिया है इसी सीरीज। तो एक क्वेश्चन चूंकि डेली डिस्कस करते हैं, तो इसमें आज का 2020 का एक क्वेश्चन चल रहा है, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करता हूं आप लोगों को कि यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है वो क्या सोच करके क्वेश्चन पूछता है और कैसे इलिमिनेट करके उसको सही किया जा सकता है। हर बार कहता हूं कि हर बार नॉलेज सही क्वेश्चन सही नहीं किया जा सकता। यूपीएससी के क्वेश्चन को डायरेक्टली डेली बता करके मैं आपको यही सिद्ध करने का प्रयास करता हूं
कि नॉलेज से ही हर बार क्वेश्चन सही नहीं किए जा सकते, बल्कि इलिमिनेशन से भी क्वेश्चनों को सही किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन कह रहा है, और हाँ ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, और एक रिक्वेस्ट है, साइंस टेक के क्वेश्चन को पढ़ते समय अगर हिंदी पढ़ते में थोड़ी सी समस्या हो रही हो, समझ आने में दिक्कत हो रही हो, तो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतने कंफर्टेबल होंगे कि एक दो स्टेटमेंट पढ़ने में कंफर्टेबल हो। स्टेटमेंट है दृश्य प्रकाश संचार। दृश्य प्रकाश संचार का मतलब क्या है कि विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है कि जो दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि पीएलसी 375 से 780 एनएम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्घ्य का उपयोग करती है। अब चलिए, मुझे पता नहीं है कि ये कितने स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य का उपयोग करती है। आइए सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वीएलसी को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के, अगर आप लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो बेसिक ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सूर्य से प्रकाश आता है वह लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, और जो पृथ्वी से फिर टकरा करके जब प्रकाश वापस लौटता है तो वो दीर्घ प्रकाश तरंगदैर्घ्य के रूप में वापस लौटता है। और यहां बात किसकी हो जा रही है? दृश्य प्रकाश संचार, विजुअल लाइट। तो विजुअल लाइट, सूर्य से जो तरंगदैर्घ्य आती है उन्हीं में से एक तरंगदैर्घ्य है विजुअल लाइट, ठीक है। तो सूर्य से जो आती है वो कौन सी होती है? लघु तरंगदैर्घ्य। और यहां पे बात किसके बारे में कह रहा है कि दीर्घ प्रकाश, मतलब दीर्घ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल। तो ये तो पहले से ही दिख गया कि ये गलत है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश लघु होती है, और ये कह रहा है कि पीएलसी क्या है? दीर्घ है। तो अगर आपके पास एक बेसिक जानकारी है और आपने इसको गलत किया, अब देखिए ऑप्शन पे आ जाइए, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, सीधे आंसर निकल गया। मतलब बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक बेसिक जानकारी ने पूरे के पूरे ऑप्शन को पढ़ने से आपको बचा दिया। और ये साइंस टेक का क्वेश्चन यूपीएससी का, और आप सभी साइंस टेक के लिए बहुत डरे होते हैं कि सर साइंस टेक के लिए कहां से पढ़े। भाई साइंस टेक के लिए पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़िए, ये सफिशियंट है, बाकी का काम भी एलिमिनेशन टेक्निक कर जाता है। साइंस टेक के लिए डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको यूपीएससी के 2020 के क्वेश्चन से प्रूव कर दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से कर लेना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन है, इसको करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।